नमस्कार। आज हम पतंग कविता पढ़ते हैं आलोक धनवा की। सबसे तेज बौछारें गई। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपाश। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। आलोक धनवा की कविता पतंग शीर्षक कविता है। ध्यान करने वाली बात इसमें यह भी है कि जो पतंग कविता है वो उसके जो पात्र हैं वो बच्चे हैं। जिस कथानक को गढ़ा गया है उसमें केंद्र में बच्चों को रखा गया है और बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास यहाँ कवि के द्वारा किया गया है कि किसी बात को, किसी विषय को, किसी खेल को बच्चे किस प्रकार से देखते हैं। बड़ों का जो देखना है ना उसका नज़रिया अलग होता है और बच्चों का किसी विषय को देखना उनका नज़रिया अलग होता है। हमें बच्चों के जीवन की कविता पढ़नी है, छोटे बच्चों की कविता पढ़नी है, तो हमें भी कहीं ना कहीं इस बात को सोचना चाहिए। हमें भी कहीं ना कहीं शब्द और अर्थ के साथ साथ उस भाव की गहराई को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें बच्चों की उस उम्र का भी ध्यान रखना होगा। ये उम्र पतंग उड़ाने वाले बच्चों की है। वैसे तो किसी भी उम्र में लोग पतंग उड़ा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जितना पतंग के प्रति जुड़ाव, जितना आकर्षण है ना, उतना बड़ों के मन में नहीं रहता है। छोटे प्रश्नों को हमें बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से देखना है। परीक्षा में किस प्रकार से वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर हमें ध्यान करना है। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया
पुलों को पार करते हुए। आप ध्यान कीजिए, सबसे तेज बौछारें गई। शरद आया है, या शरद ऋतु के बारे में चर्चा की गई है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद ऋतु पुल पार करते हुए आई है, जैसे कोई इंसान आता हो, ऐसा इसमें बताया गया है। इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार बनता है। मनुष्य की तरह जब प्रकृति व्यवहार करती है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा प्रकृति को सोचता हुआ बताया जाए, वैसे ही भावुक संवेदनाओं से घिरा हुआ बताया जाए, वैसे ही कृत्य करते हुए बताया जाए प्रकृति के बारे में, तो हमें मानना चाहिए कि वहाँ पर मानवीकरण अलंकार निश्चित रूप से बन रहा है। शरद ऋतु पर मानव का आरोप है, मानव की क्रियाओं का आरोप किया गया है। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। यहाँ दो जिक्र आए हैं, बौछार गई या सावन और भादव। दो ऐसे महीने हैं जिनमें बारिश की जो प्रतिशतता है, बारिश होने का या आसमान में बादल घिरे रहने का जो समय है, वो सर्वाधिक माना गया है। सवेरा हुआ, वो चले गए तो सवेरा हुआ, अर्थात सवेरा किसे कहा गया है। ऐसा नहीं है कि भाद्रपद महीने में और श्रावण मास में सूर्य नहीं उदय होता था, इसका मतलब ये कदापि नहीं है। आसमान बादलों से घिरा रहता था, आसमान में सूर्य दिखता नहीं था। सूर्योदय कब हुआ, आसमान देखकर, प्राची देखकर, पूर्व दिशा को देखकर पता नहीं लग पाता था। इसलिए अब वो गहरे काले घने बादलों का जो समय है वो धीरे धीरे बीत गया है। अब कहीं ना कहीं प्राची में लालिमा दिखी है, स्वर्णिम रूप में चमकता सूर्य दिखा है। तब कवि का मन हुआ है कि सवेरा हुआ है। सवेरे से पहले जो बातें हैं वो अंधेरे की बातें होती हैं। दिन उगता है उससे पहले का समय अंधेरे में होता है। इसलिए सावन भादव का जो महीना है ना, वो कहीं ना कहीं अंधकार का महीना, और भादव काले बादलों का महीना है, आसमान में काले बादल घिरे रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये बात बताने का प्रयास किया गया है कि सावन भादव बारिश का मौसम है, जो मुख्य मौसम है वो बीत गया है। अब आसमान है वो साफ है, साफ नज़र आता है। और अब खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, और सवेरा भी कैसा होता है, खरगोश की आंखें जिस कलर की हैं, जिस रंग की है, वो लालिमा प्रकृति में प्राची दिशा में सूर्य के साथ दिखाई देती है। प्रश्न ये भी आ जाए कि सवेरे का समय किसकी आंखों जैसा बताया, खरगोश की आंखों जैसा लाल बताया, रंग में कैसा बताया, लाल बताया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, बात हम कर ली। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, जैसे बच्चे आते हैं। यहाँ अगर बच्चे के रूप में कल्पना की जाए कि शरद कोई बच्चा है, तो बच्चा क्या करता है, अपनी साइकिल चलाते हुए आता है, घंटी बजाता है जोर जोर से, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। किसे बुलाता है वो, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। वो अपने मित्र मंडली को बुलाता है, अपने संगी साथियों को बुलाता है। बच्चे हैं वो अपने ग्रुप को बुलाना चाहते हैं, उनकी रुचि है कि वो समूह में रहें, हंसी मजाक करें, वो पतंग उड़ाएं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। शरद आया तो चमक, चमक मतलब खुशी, खुशी से राजी होकर, आनंद में डूबकर, रोमांचित होकर बच्चे अपने मित्रों को बुलाते हैं, आकाश को मुलायम बनाते हुए। शरद ऋतु आ गई, अब अपना परिवेश मुलायम हुआ है। आसमान में काले घने बादल अब नहीं दिखते हैं, अब मुलायम कोमल रुई के फोहों जैसे सफ़ेद बादल हमें आसमान में नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि आसमान कुछ हद तक मुलायम हुआ है। मुलायम कठोर का पता कैसे चलता है, स्पर्श करने से। तो यहाँ स्पर्श बिंब बना है कि पतंग ऊपर उड़ सके। मौसम साफ रहेगा, आसमान साफ रहेगा, तो बच्चों के मन की इच्छा है कि पतंग और ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की चीज़, रंगीन चीज़, दुनिया का सबसे पतला कागज़, बांस की सबसे पतली कमानी, ये पतंग को बताया गया, पतंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जो चीज़ें बताई है ना, पतंग के लिए आई है। और शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जब
पतंग आसमान में है तो बच्चे शोरगुल करते हैं, दसों दिशाओं में एक प्रकार का ऐसा भाव नज़र आता है, ऐसा शोर नज़र आता है, ऐसी चमक, ऐसा गुंजार नज़र आने लगता है, जैसे चारों तरफ है ना सीटियाँ, किलकारियाँ, बच्चों का हु हल्ला, यल्लड़ मस्ती है और तितलियों की नाजुक दुनिया। तितलियां शायद निश्चित रूप से कवि ने पतंगों के लिए कहा होगा कि आसमान में पतंग उड़ेंगे तो वो तितलियों सरीखे लगेंगे। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास जिस प्रकार से मुलायम होती है, वजन में हल्की होती है, वैसा ही बचपन का समय है। बचपन में जैसे बच्चों का जो अंग प्रत्यंग है वो कितना कोमल होता है, कितना मुलायम होता है। अंग प्रत्यंग हर एक चीज़, एड़ी की चमड़ी कितनी कठोर होती है, लेकिन बच्चों के लिए तो वो भी कितना कैसा है, एकदम कोमल नजर आता है। और बच्चे इतने बेचैन रहते हैं। किसी भी बच्चे को आप देखिए, बच्चा धीरे नहीं चलता, बच्चा दौड़ते हुए चलता है। उनके पैरों में एक प्रकार की बेचैनी रहती है। आराम चाहे, ऐसा लगता है कि बच्चे आराम चाहते नहीं है, आराम जैसी कुछ चीज़ होती नहीं है। आराम तो हराम है उनके लिए, आराम को वो अच्छा नहीं मानते। इतना दौड़ते हैं बच्चे, ऐसा लगता है। छोटे बच्चे को आप, जो शिशु है चारपाई पर लेटा हुआ है, उसको लिटा रखा है, हाथ पर चलाता रहता है, शांत नहीं बैठ सकता वो। और हम सब जो बड़े हैं उम्र में, बाकी किसी में बड़े हो नहीं हो, लेकिन उम्र जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, कहाँ हमारे हाथ पैर चलते हैं, एकदम शांत, एकदम आलस। वो बेचैनी जो बच्चों के पास है ना, वो हमारे पास नहीं। बेचैनी है हमारे अंदर है, हृदय में है, मन में है, हमारे विचारों में है। लेकिन जो बच्चे दौड़ लगाते हैं, वैसी दौड़ हम थोड़ी लगा सकते हैं। ऐसा लगता है कि पृथ्वी ही तेज घूमती है, बच्चे तो धीमे चल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। अतिशोक्तिपूर्ण बातें कही हैं। ऐसा तो क्या होगा जब वे दौड़ते हैं बेसुध, अपना ध्यान छोड़ जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं कि हम कौन है। छतों को भी नरम बनाते हुए, कठोर छत पर जब बच्चे दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि छत और ज़्यादा नरम हो गई है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि छत नरम हो गई है, विरोधाभास सही है। दिशाओं को मृदंग की तरह बचाते हुए जब वे पेंग भरते चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर पेंग भरना, जैसे उछल उछल कर चलना। जैसे कोई डाली है पेड़ की, उसको हम खींचते हैं और खींच कर वापस छोड़ते हैं तो एक झटके के साथ वो डाली वापस ऊंचाई पर जाती है। ये जो तरीका है, ये स्थिति है, ये कृत्य है जो पेंग भरना कहलाता है। डाल को लचीले वेग की तरह अक्सर। और जब बच्चे दौड़ते हुए खतरनाक किनारों तक पहुंचते हैं, छतों के खतरनाक किनारों तक, छतों की मुंडेर तक जब बच्चे पहुंचते हैं तो उन्हें गिरने से बचाता है केवल उनके रोमांचित शरीर का संगीत। रोमांचित मतलब जो आनंदमय उनका शरीर है, अंदर ही अंदर उनका संगीत चल रहा है, अंदर ही अंदर एक राग प्रेम चल रहा है, अंदर ही अंदर उनके वाद्य यंत्र बज रहे हैं। केवल वो संगीत उन्हें बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है मैज एक धागे के सहारे। अगर नीचे से माता पिता आवाज़ लगाएंगे बच्चा गिर जाएगा, तो वो कहेगा नहीं, मैं कैसे गिर सकता हूँ, मैंने डोर पकड़ रखी है। बच्चा नहीं जानता कि मैंने डोर पकड़ रखी है, उससे मैं बचूंगा या नहीं गिरूंगा, कि ऐसा वो, उसे कुछ नहीं पता है। वो सोचता है कि मैं नहीं गिर सकता, वो इतना दिमाग नहीं लगाता है। पतंग ही नहीं उड़ते, वो ऊंचाइयां है ना, उन ऊंचाइयों के साथ बच्चे उड़ रहे हैं, बच्चों के मन उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। जैसे हमारे रंध्रों में ऑक्सीजन भरी गई है, हवा भरी है, हम फूला फूला, हम खुश नज़र आते हैं। हमारा मन आज पतंगों के साथ ऊंचाइयों को, एकदम सुदूर ऊंचाइयों को हमारा मन है वो छू रहा है। केवल पतंग नहीं है, बच्चों के असीम सपने उड़ रहे हैं, बच्चों की कल्पनाएं। केवल बच्चे थोड़ी हैं, बच्चों के साथ उनका भविष्य जुड़ा है। और जब वे कभी गिरते हैं खतरनाक किनारों से, बच्चे कई बार गिर भी जाते हैं, और गिरने के बाद चोट लग जाए तो दूसरी बात, अगर बच जाएं तब क्या होता है, तब तो वो और निडर होते हैं,
तब तो और अधिक निडर होकर फिर आते हैं उस सुनहले सूरज के सामने। अर्थात हम किसी चीज़ में एक बार नुकसान हमें लगता है कि हमें नुकसान होगा, लेकिन अंततः हमें नुकसान नहीं होता है। हमें अगर प्रॉफिट में रहते हैं, हम फ़ायदे में रहते हैं, तो फिर हमें दुनिया भर में लगने लगता है कि यार हम कभी घाटा नहीं खा सकते। हमें यूँ लगने लगता है। हम फिर दुनिया की और अधिक समस्याओं से में जूझ सकते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। जहाँ हमें लगे कि हम यहाँ हार सकते हैं और वहाँ भी हम जीत जाते हैं, ऐसा एक दो बार अगर हमारे जीवन में हो जाए, तो हम सोच लेते हैं कि यार अब हम हार नहीं सकते, दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। इसलिए वो निडरता और आ जाती है। फिर वो डर है ना, वो गायब हो जाता है। जो भय था ना, वो गायब हो जाता है। भय कब तक है? जब तक हमें वो भयभीत करता रहेगा। वो भय अब हमारा रही हमारे पक्ष में है ही नहीं। भय तो हम उससे डरते ही नहीं हैं। हम भय का कोई दिमाग में नहीं लाते हैं। फिर तो हम दुनिया के सामने फिर चमक के साथ, दुनिया की तेज के साथ सामने हम फिर आते हैं, तो बच्चे फिर से निडर हो जाते हैं और पृथ्वी और भी तेज लगता है, घूमने लगती है। बच्चे और अधिक बेचैन होते हैं, वो और अधिक दौड़ लगाने लगते हैं। तो ये थी एक प्यारी सी कविता, पतंग, बच्चों के जीवन से जुड़ी हुई।